नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है कक्षा 9वीं का पाठ कल्लू कुमार की उनाकोटी, जिसके लेखक हैं के विक्रम सिंह। प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक जिक्र करता है, शुरुआत करता है दिल्ली से, लेकिन याद कर रहा है अपनी यात्रा त्रिपुरा की। तो लेखक दिल्ली में बैठा था, अचानक से बादलों के कड़कड़ाने की, गड़गड़ाने की आवाज आती है, और जब वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो ऐसे देखता है कि जैसे बादल आपस में युद्ध कर रहे हो। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया हो। लेखक को ये सारी आवाजें सुनकर याद आ जाती है अपनी त्रिपुरा की यात्रा की, जब वह सीरियल ऑन द रोड की शूटिंग के सिलसिले में त्रिपुरा गया था। अब लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करता है कि जब ऑन द रोड सीरियल की शूटिंग के लिए वो त्रिपुरा गया था तो उसने राजमार्ग 44 इसको फॉलो किया था, इसका अनुसरण किया था कि इसकी लंबाई कितनी है, त्रिपुरा कहां तक फैला हुआ है। तो लेखक पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, शूट करने के लिए अपनी यूनिट के साथ, अपनी टीम के साथ जब वहां जाता है तो वो देखता है कि त्रिपुरा बहुत ही खूबसूरत, अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। अब त्रिपुरा की राजधानी जो है वो अगरतला है। अब लेखक देखता है कि वहां पर त्रिपुरा बांग्लादेश, आसाम, मिजोरम, इनसे तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब वहां के लोगों की आबादी 3 या 3,500, इससे ज्यादा नहीं है, बहुत कम आबादी है। लेकिन आबादी कम होने की वजह से लोगों का आकर्षण बन गया त्रिपुरा, और लोग वहां पर आकर बसना शुरू हो गए। अब आदिवासियों में असंतोष की भावना आ गई। देखो बच्चों, कोई हमारे घर में आके जबरदस्ती रहने लगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही त्रिपुरा के आदिवासियों में भी असंतोष की भावना थी, क्योंकि वहां पर अनऑफिशियली लोग आ रहे थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवैध आवक। अब जब लेखक एक्सप्लोर करता है, देखता है कि जो त्रिपुरा है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है और लोग वहां पर आ रहे हैं, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, जागरूकता और बढ़ जाती है और वो और जानना चाहता है। तो वो अगरतला घूमता है तो वहां पर देखता है 2 चीजें बहुत ज्यादा फेमस थी, प्रसिद्ध थी। पहला वहां के महल, और दूसरा वहां के मंदिर। वहां के मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। अब जब लेखक देखता है कि वहां के मंदिरों में बड़ी बड़ी बौद्ध की मूर्तियां रखी गई हैं। एक मंदिर में लेखक जब जाता है तो देखता है बौद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति रखी गई है। पूछने पर पता चलता है कि वो मूर्ति रंगून से लाई गई थी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो महल थे, जब राजा नहीं है तो उन महलों में क्या होता है? एक जमाना था जब परंपरा दर परंपरा वहां पर राजा होते थे, महल में सभाएं होती थी। लेकिन अब राजा का वंश खत्म हो गया माणिक्य वंश के साथ, तो अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा की बैठकें होती हैं। अब लेखक त्रिपुरा को एक्सप्लोर करने के लिए, अच्छे से देखने के लिए जब अपनी यूनिट के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात 2 खास लोगों से होती है, जिसमें एक थे हेमंत कुमार जमातिया। ये पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे, लेकिन अब छोड़ चुके थे। दिखावे की संस्कृति या दिखावे का जीवन इनको पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना जीवन गीत और संगीत में लगा दिया। वहां की बोली है कोक बारोक, याद रखिएगा, वहां की बोली है कोक बारोक। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे सिंगर, दूसरी गायिका थी मंजू ऋषिदास। कहने को ये निचले वर्ग से थी, यानी कि इनको इनके वर्ग को मोचियों की श्रेणी में माना जाता था, समाज में नीचा माना जाता था। ये मुख्यतः जूते सिलने का काम या तबला या ढोलक पर जो आगे चमड़ा लगता है वो सिलने का काम किया करते थे। लेकिन मंजू ऋषिदास कर्म से बहुत महान थी, एक बहुत अच्छी गायिका थी, एक गृहिणी थी। इन्होंने बड़े अच्छे से लेखक का स्वागत किया। अब लेखक की यूनिट ये देखकर हैरान रह गई कि त्रिपुरा में आज भी दिखावे की दुनिया बिल्कुल नहीं है, दिखावे के संस्कार बिल्कुल नहीं है। लेखक यह देखकर हैरान हुआ कि त्रिपुरा में आज भी खान पान को बड़े साधारण तरीके से परोसा जाता है, वहां पर दिखावे की संस्कृति आज भी नहीं है। लेखक यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ
और वहां के गायक और गायिकाओं से मिलकर भी उसका हृदय बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब जिन दो गायक और गायिका से वह मिला था, उनसे मिलकर उसे आनंद की अनुभूति हुई। मंजू ऋषिदास निचले वर्ग के होने के बावजूद भी उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, पक्की सड़कें बनवाई, पानी की व्यवस्था की। और आपको पता है बच्चों कि हमारे संगीतकार एस.डी. बर्मन भी त्रिपुरा से ही हैं। अब लेखक वहां से आगे बढ़े तो अब एक बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि जब आदिवासियों में असंतोष, जैसा कि मैंने पाठ में बताया था, असंतोष, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां पर अवैध आवक थी। पूरे त्रिपुरा में लोग बाहर से आ रहे थे, तो इसलिए आदिवासी लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। अब जब लेखक आगे बढ़ा तो लेखक को बीएसएफ के जवान उपलब्ध कराए गए कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेखक को ये देखकर हैरानी हुई कि बीएसएफ के जवान क्यों प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्यों हमारे साथ चल रहे हैं। तो उन्हें वहां के लोगों ने बताया कि आदिवासियों को लगता है कि आप लोग भी बाहर से यहाँ रहने आए हैं, तो जो भी घूमने फिरने आता है उन्हें लगता है कि सब यहाँ बसने वाले हैं, तो वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर वार करते हैं और कई बार तो गोलियां तक चला देते हैं। लेखक को कुछ खास विश्वास नहीं हुआ था। वो आराम से अपना पूरा रिव्यू कर रहा था, अच्छे से शूटिंग के लिए जगह देख रहा था। अब जैसे ही गाड़ी निकली आगे तो लेखक को बीएसएफ के एक जवान ने दूर रखा हुआ एक पत्थर दिखाया कि देखो, 1-2 दिन पहले ऐसे ही बड़े पत्थर गिराकर हमारे एक जवान की हत्या कर दी गई। अब जैसे ही लेखक ने ये सुना तो उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। वो डर गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो वो आराम से नीचे बैठ गया। अब थोड़ी दूर जाने पर मनु नदी और मनु कस्बा भी लेखक ने देखा, जहां पर सूर्य की किरणें बड़ी खूबसूरती से अपना सौंदर्य बिखेर रही थी। अब बच्चों, परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि त्रिपुरा में घरेलू उद्योग, यानी कि जो घर में छोटे छोटे काम किए जाते हैं, उनको घरेलू उद्योग कहा जाता है। तो कौन से उद्योग वहां पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ध्यान से सुनिएगा। वहां पर त्रिपुरा में जो पतली पतली अगरबत्ती की डंडियां होती हैं, वो तैयार की जाती है। लकड़ी से पतली पतली डंडियां बनाई जाती हैं और फिर अगरबत्तियां बनाने के लिए जो उसके ऊपर मसाला चढ़ता है, वो कर्नाटक और गुजरात में भेजा जाता है। तो आप ये याद करिएगा जरूर कि कौन से 2 घरेलू उद्योग हैं। और इन्हीं डंडियों की बांस की टोकरियां भी वो लोग बनाते हैं जो बाहर जाती हैं। दूसरा, टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड्स, यानी कि आलू के बीज। ये इतने महत्वपूर्ण है कि कुछ ग्राम से ही कई 100 हेक्टेयर खेती हो जाती है। यानी कई हेक्टेयर खेती के लिए सिर्फ कुछ ग्राम बीज ही पर्याप्त होते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कौन कौन से घरेलू उद्योग हैं, तो आप अगरबत्ती का उदाहरण दे सकते हैं और वहां की प्रसिद्ध टीपीएस के बारे में भी लिख सकते हैं। ये टीपीएस इतना फेमस है कि इसको पड़ोसी देश आसाम, मिजोरम, बांग्लादेश, इतना ही नहीं, विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ ग्राम से कई हेक्टेयर खेती हो जाती है। अब आप कहेंगे कि मैम, पाठ का नाम तो है उनाकोटी, जो आपने अभी तक बताया ही नहीं। तो चलिए पाठ पर आ जाते हैं, शीर्षक पर आ जाते हैं। उनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ में से 1 कम। अब 1 कम, तो इसकी क्या कहानी है और कल्लू कुमार कौन है? कल्लू कुमार एक कुम्हार था। ध्यान से सुनिएगा, कल्लू कुमार एक कुम्हार था जो घड़े बनाया करता था, मूर्तियां बनाया करता था और बहुत सी अलग अलग चीजें बनाया करता था। पार्वती का बड़ा प्यारा भक्त था, उन्हें बहुत पसंद था। वो चाहता था कि पार्वती मुझे अपने साथ कैलाश ले जाए और पार्वती भी चाहती थी कि उनका भक्त उनके साथ कैलाश जाए, लेकिन पति की अनुमति के बिना कैसे लेकर जाए? तो पार्वती शिव जी से आज्ञा लेती हैं कि क्या कल्लू कुमार को वो अपने साथ कैलाश पर्वत ले जा सकती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान शिव जैसे शर्त रखते हैं ना कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, भगवान शिव कल्लू कुमार को आदेश देते हैं कि तुम 1 रात में अगर 1 करोड़ मूर्तियां बना लोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब कल्लू कुमार पूरा दिन रात लग के
खूब मूर्तियां बनाता है, कई प्रकार की, छोटी बड़ी उससे बड़ी और भी कई प्रकार की। लेकिन जब गिना जाता है तो वो निकलती है 1 करोड़ में से एक कम। अब शिव जी को तो भाना मिल गया तो वो उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब ये ऊनाकोटी एक जगह है जहां पर अब लेखक प्रवेश कर रहा है। अब जब लेखक प्रवेश करता है तो वो देखता है कि ये पहाड़ों से घिरी हुई जगह है, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत देर से आती है, बहुत ही ज्यादा देर से आती है, और सूरज छिप भी जल्दी जाता है। यहाँ पर लेखक देखता है कि एक पूरी दीवार पर गंगा अवतरण की कहानी को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। इस पाठ में प्रश्न भी आता है कि गंगा अवतरण की कहानी को अपने शब्दों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अब आपने गंगा की कहानी, मुझे नहीं लगता कि आप में से सभी विद्यार्थियों को ज्ञात हो कि गंगा धरती पर कैसे आई। कल्लू कुमार ने पूरी एक दीवार पर गंगा की पूरी कहानी को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया हुआ है। तो गंगा की क्या कहानी है? राजा भागीरथ के चाचा को ऋषियों ने किसी कारणवश क्रोध में आकर भस्म कर दिया। अब भागीरथ जो उनकी राख थी, उनके फूल थे, वो लेकर घूम रहे थे कि इनकी सदगति किस प्रकार हो। उन्हें किसी ने बताया कि पवित्र नदी में बहाने से इनकी जो सदगति है वो हो जाएगी, लेकिन उस समय कोई इतनी पवित्र नदी उपलब्ध नहीं थी। अब भागीरथ को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि गंगा नदी में अगर ये बहा दिए जाएं, उनके चाचा की जो अस्थियां हैं, फूल हैं, तो उनकी सदगति हो जाएगी। लेकिन गंगा तो स्वर्ग में है, स्वर्ग तक कौन जाए? जीते जी कोई स्वर्ग जा सकता है? नहीं। तो उन्होंने खूब तपस्या की गंगा की, और गंगा को प्रसन्न तो कर लिया, लेकिन अब एक समस्या थी। गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। अगर गंगा डायरेक्ट यानी सीधे धरती पर आती तो तबाही आ जाती, तूफान आ जाता, सुनामी आ जाती। तो अब क्या करें? तो भागीरथ जी ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी से तपस्या करके प्रार्थना की कि वे अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दें, क्योंकि शिव महादेव है, देवों के देव महादेव है। तो जब शिव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया तो उसके बाद जब गंगा अवतरित हुई धरती पर तो वो सामान्य रूप से अवतरित हुई, और भागीरथ ने इस प्रकार अपने चाचाओं की जो अस्थि थी, जो फूल थे, उन्हें बहाकर उनकी सदगति करा ली। ये पूरी जो कहानी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये कल्लू कुमार ने मूर्तियों के माध्यम से वहां दर्शाई हुई है। लेखक हैरान रह गया कि वहां पर इतनी सारी मूर्तियां हैं। कल्लू कुमार को शिवजी वहीं छोड़ गए और ऊनाकोटी यानी कि 1 करोड़ में से एक कम के नाम से वो जगह प्रसिद्ध हो गई और उस जगह का नाम ही ऊनाकोटी रख दिया गया। तो पाठ का शीर्षक जो है वो अंत में जाके स्पष्ट होता है कि पाठ का शीर्षक कल्लू कुमार की ऊनाकोटी क्यों रखा गया है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्रिपुरा में कौन कौन से घरेलू उद्योग होते हैं, आदिवासियों में असंतोष की भावना क्यों है, साथ ही साथ लेखक जो था वो किन किन गायक और गायिकाओं से मिला, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस जगह का नाम ऊनाकोटी क्यों पड़ा। तो बच्चों कभी भी किसी पाठ को पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि आपको प्रश्नोत्तर याद ना करने पड़े, स्वतः स्वाभाविक ही याद हो जाए। तो ये पूरे पाठ का सार मैंने आपको संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो ये पूरी कहानी लेखक सुना रहा है जब वो दिल्ली में बैठा है। अब इसको कोरिलेट करते हैं कि उसे ऊनाकोटी की याद क्यों आई। जब वो ऊनाकोटी में ये सारी मूर्तियां देख चुका था और उसके जाने का समय था, तब बादल जोर से गरजाए और इतनी तेज आवाज हुई कि ऐसा लगता है कान फट जाएंगे। बादलों की आवाज, गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि सबने सलाह दी कि अब यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि सूरज आता भी देर से है लेकिन चला जल्दी जाता है, क्योंकि पहाड़ों से पूरा एरिया बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। तो लेखक को वो जो बादलों की आवाज थी वो इतनी याद रही कि आज जब 1 साल बाद वो दिल्ली में बैठा है तो जब बादल गरज रहे हैं तो उसे ऊनाकोटी की याद आ जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाठ बहुत ही सरल था समझना। आशा करती हूँ आपको समझ में
आ गया होगा। धन्यवाद, आभार।